बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ख़िलाफ़ आज बड़ी गंदी कंपेन चलाई गई है और ये गालियों भरी कंपेन है और ये PMLN का मीडिया सेल चला रहा है। मैं ज़िम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि तकरीबन कोई 2 दर्जन से ज़्यादा अकाउंट सिर्फ 10 मिनट के अंदर मैंने अलहदा किए अभी थोड़ी देर पहले। ये वो सारे अकाउंट हैं जिनके 400-400, 500-500 या 200-200 फॉलोअर्स हैं और इनके फॉलोअर मरियम नवाज शरीफ भी हैं। तो ये मीडिया सेल के लोग होते हैं जिनकी कोई सोशल मीडिया पे औकात नहीं होती। सिर्फ 100, 200, 500 फॉलोअर उनके होते हैं, आपस में एक दूसरे को फॉलो किया हुआ होता है और लीडर अगर कोई उनको फॉलो कर रहा हो तो आप समझ जाइए कि ये उनकी सोशल मीडिया टीम के लोग हैं। बड़ा आसान है इसको जज करना, उनका पिछला रिकॉर्ड निकाल कर भी देख लें। और ये सारे लगभग 2017 में, 2016 में और इन्हीं महीनों के अंदर जो है वो सारे के सारे अकाउंट्स बने थे। ये सोशल मीडिया सेल के अकाउंट्स हैं मरियम नवाज़ के और लगातार एक्टिव हैं। इन अकाउंट से मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनको आप गालियाँ भी कह सकते हैं, जो एक इंतहाई ज़्यादती है। यानी यहाँ पे बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि अगर अदालत मियां नवाज शरीफ साहब को एक मखसूस किस्म की ज़मानत पे छोड़ दे और वो 50 रुपये के एक स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, जो तारीख का एक अनोखा केस हो, तो उसमें अदालत जिंदाबाद। इनके ख़ानदान के एक फ़र्जंद को छुट्टी वाले दिन ज़मानत मिल जाए और वो अपने घर पे मौजूद हो तो अदालत जिंदाबाद। शहबाज शरीफ साहब जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब को एक टेलीफोनिक हुक्मनामा लिखवाएं और वो अदालती हुक्म बन जाए तो अदालत जिंदाबाद। मरियम नवाज़ साहिबा को अपनी वालिद की तैमाददारी के लिए बेल मिले उस वक्त जब हज़ारों ख़वातीन बहुत बड़े बड़े मसाइल का शिकार होने के बावजूद उनको बेल नहीं मिल रही, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा को मिले तो अदालत जिंदाबाद। मरियम नवाज़ साहिबा के चचा शहबाज शरीफ साहब 4 साल तक एक स्टे की वजह से पंजाब के हुक्मरान रहें तो अदालत जिंदाबाद। इस तरह की सैकड़ों मिसालें हैं जहां अदालत जिंदाबाद। लेकिन जब भी कभी अदालत का फैसला इनकी तवक्कुआत के बरक्स आता है या इंसाफ इनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता तो फिर जजेस को गाली देते हैं, जजेस के साथ बदतमीज़ी करते हैं। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त एटीट्यूड नहीं है, ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। आज जज साहिबान ने सिर्फ ये किया और सिर्फ इतना किया कि 10 अप्रैल तक नहीं हो पाएगा, इसको लेकर चलेंगे, इस केस को पूरा सुनेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस किस की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या किरदार है। ये जो लोग गायब हुए थे कहाँ गए थे, पूरी इंक्वायरी तो होनी चाहिए मामलात की। तो इतना उन्होंने किया, अभी तो कोई फैसला भी नहीं सुनाया, सिर्फ ये कहा कि ये इंतखाबात 10 अप्रैल को नहीं होंगे, इसको आगे ले जाना पड़ेगा क्योंकि केस सुनना है। तो इतनी बात पे PMLN के मीडिया सेल के तमाम अकाउंट्स ने, जिनको मरियम नवाज साहिबा ने फॉलो किया हुआ है, उनके ट्वीट्स को लाइक करती रहती हैं, उन्होंने गालम गलोच का एक सिलसिला शुरू कर दिया और ट्रेंड बनाया, जो टॉप ट्रेंड बन गया पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के बारे में। इंतहाई अफसोसनाक। PMLN के जलसे जुलूसों में, कॉर्नर मीटिंग्स में, मुख्तलिफ डेरों के ऊपर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के DG ISI के लिए जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह की घटिया ज़ुबान बोली जा रही है, वो एक पॉलिसी के तहत हो रहा है। लेकिन ना इस पे FIA हरकत में आती, ना इस पे PTA हरकत में आती है और ना इस पे कोई जवाब दिया जाता। शायद ये एक पॉलिसी हो। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ कराऊँ, क्योंकि मैंने कल एक आपको खबर दी थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं ये बात आपको रिकॉर्ड के ऊपर रख के कहना चाहता हूँ कि नैब में एक चीज़ पे बड़ा संजीदगी से गौर हुआ है और वो ये है, सुनवा भी दूंगा आपको मैं थोड़ी देर में, और वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा को पेशी पे ना बुलवाया जाए। अब उसकी अनाउंसमेंट एक ऐसे मौका पर हुई जब सारी तैयारियां हो चुकी थी, सारे वसाइल इस्तेमाल किए जा चुके थे, खर्चे वर्चे हो गए थे, तब उसको कैंसिल किया गया है। तो ये एक धचका है मरियम नवाज साहिबा के लिए और उसका मुजाहरा आपने देखा। मरियम नवाज साहिबा ने आके एक बड़ी अग्रेसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ कहूँ और इस मूव से अब आगे क्या बढ़ेगा और क्या निकलेगा उस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मदर अब्बास साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और लगातार आपसे सीखते हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब मौजूद हैं, आपका अपना एक तारुफ है, आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, पॉलिटिकल तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले ये ले जाता हूँ मदर अब्बास साहब के पास। सर,
इस वक्त नैब का ये मूव अब एक बना बनाया एक मेला था मरियम नवाज साहिबा के लिए कल का दिन, जहां पे वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकती थी और पूरे पाकिस्तान के मीडिया को जीत सकती थी और बड़ा कमाल का उनका एक शो हो सकता था, पावर शो। वहां उनके पास मौका था नैब को, वज़ीर आज़म को, और जो कुछ भी वो करना चाहें। तो वो एंड टाइम पे ये नैब ने किया, इसके असरात क्या होंगे और ये क्यों करना पड़ा उनको? शुक्रिया इमरान। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि नैब ने जो जस्टिफिकेशन दी है वो मेरी समझ में नहीं आ रही कि जो जस्टिफिकेशन वो इसके पोस्टपोनमेंट की या इसको कैंसिल करने की दे रहे हैं वो अजीब व गरीब है। इनका नोटिस भी अजीब व गरीब था, क्योंकि जो चीज़ नैब के प्रीव्यू में नहीं आती वो उसमें उन्होंने शामिल कर ली थी। अगर नैब ने मरियम नवाज साहिबा को किसी एक पर्टिकुलर मुकदमे में बुलाया था तो वो समझ में आती है बात कि उसके लिए आपने इंक्वायरी के लिए, लेकिन उसके साथ ये कहना कि जी ज़मानत का गलत इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल को आप सियासी जो है वो इदारों पे तनकीद कर रही हैं, ये नैब के प्रीव्यू में नहीं आती। तो नैब का बुनियादी नोटिस ही में नुक्स था। दूसरे ये कि नैब ने जाहिर है इस सिचुएशन को देखते हुए, और उनको कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी गई होंगी कि सिचुएशन ख़राब हो सकती है, और फिर कल 26 मार्च की एक तारीखी हैसियत भी है हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में 1971 के हवाले से। और कल अगर पूरे दिन अगर ये होता तो पूरे दिन टेलीविज़न पे नैब की हेयरिंग नहीं चल रही होती, जो चीज़ उधर हो रही होती वो चल रही होती। तो एक तरीके से उस चीज़ को बचाया तो गया है, लेकिन सवाल ये है कि नैब तो ये क्वेश्चनियर भी भेज सकता था मरियम नवाज साहिबा को। कल की हेयरिंग को पोस्टपोन किए बगैर भी, मरियम नवाज साहिबा को बुलाए बगैर भी वो आप क्वेश्चन करते, आप कहते हैं आप एक तरीके से कि आप ये वायलेशन कर रही हैं, आपने ये चीज़ें जो है इसका जवाब देना है। तो एक के दो चीज़ें, जाहिर है जो अपोजिशन है उसको आप ये तो कह सकते हैं कि उस लिहाज से जो उन्होंने कल शो करना था वो अब नहीं होगा, लेकिन वो इसको एक विक्ट्री, अपनी विक्ट्री के तौर पे भी शायद वो कर सकते हैं। दूसरा भी, जैसे आपने जजेस वाली बात की, मुझे नहीं समझ में आता कि मुस्लिम लीग नून इस पे ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग नून को नुकसान तो नहीं हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी, वो तो पीटीआई को नुकसान हुआ है। और पीटीआई को इस लिहाज से नुकसान हुआ है कि अगर वो दो चीज़ें तो उन्होंने इस्टेब्लिश की, उन्होंने कहा कि हम पोलिंग को पोस्टपोन नहीं कर रहे, हम इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को पोस्टपोन नहीं कर रहे। तो पीटीआई को सेलिब्रेट कर रही है, ये मेरे नहीं समझ में आया कि क्या पीटीआई ये चाह रही थी कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए इलेक्शन को, और अगर वो ये चाह रही थी तो ये तो एक सेल्फ डिफीट है। अगर आप ये चाह रहे थे कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, पीटीआई को ये कहना चाहिए था कि हमें ये तवक्को थी कि 20 पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग का ऑर्डर होगा। तो मेरा ख्याल में जो सियासत है वो गर्म हो रही है। मरियम नवाज साहिबा जिस तरह एग्रेसिवली आज बोली हैं, जो उनकी टोन है वो ख़तरनाक टोन है, और ये जो सूरत हाल है ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि एक टकराव नज़र आ रहा है, चाहे उसमें आप किसी को ब्लेम करें, लेकिन ये टकराव पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिक्स के लिए ख़तरनाक है। दूसरा, जो आज ऑप्टिक्स कोरोना के हवाले से दिए गए हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे दिए गए हों, चाहे ये अपोजिशन के लेवल पे दिए गए हों, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की सियासत का टेस्ट हुआ है और वो नेगेटिव आई है, और इसलिए सब खुलेआम जो है कोई जलसा कर रहा है, कोई जुलूस कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हो रही है, प्राइम मिनिस्टर जो अभी 7 दिन हुए हैं उनका टेस्ट नेगेटिव भी नहीं आया है, उस वक्त वो सारे मिनिस्टर्स को बुला के एक कमरे के अंदर, आप चाहे एसओपीज फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव टेस्ट में प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करना, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को हो क्या गया है। जी, शेख वकास अकरम साहब, पहले तो ये नैब वाले इशू पे आ जाएं मेरे पास, क्योंकि इसकी अगली तफसील है मेरे पास, मैंने अपने सोर्सेज से पता किया था, और पहले मैंने कल ही ये खबर दी थी कि ये मामला जो है ये पोस्टपोन हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा कि मरियम नवाज साहिबा पेशी पे आएंगी। अब सवालनामे के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूं कि नैब सवालनामा तैयार करवाएगा और नैब की टीम जाएगी रायवंड में मरियम नवाज साहिबा की रिहाइशगाह पे, और वहां उनके हवाले सवालनामा करके जवाब तलाश किए जाएंगे। ये अगला प्रोसीजर है। जी सर, आप कैसे देख रहे हैं? देखें, मैं तो ये समझता हूं कि इन द फर्स्ट प्लेस
आउट ऑफ द ब्लू ये जो पेशी रखी गई और इसको बुलाया गया, जिस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा ने अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी कर ली, तो फिर उसके बाद इस पेशी का बेसिकली मकसद ही ख़त्म हो गया था। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा को गिरफ़्तार करने का बाकायदा तौर पे फ़ैसला हो चुका था और गिरफ़्तार होना था, और ऑब्वियसली इससे ज़्यादा मुनासिब कोई तरीका नहीं था कि मियाँ शहबाज शरीफ की तरह इनको बुला के और वहीं पे गिरफ़्तार करके बिठा लिया जाता। उनका अदालत में चले जाना, मैं ये नहीं समझता कि नून लीग के वर्कर्स की आने की वजह से या नक्शे अमन का पोटेंशल ख़तरा जो है वो पैदा होने की वजह से ये पेशी दी गई है। मैं ये समझता हूँ कि उस पेशी का मकसद जो है वही ख़त्म हो गया, तो इसलिए उन्होंने इसको आगे कर दिया है। अब वो चाहे उसका सवालनामा बनवाएं, सवालनामा उन्होंने बिलावल भुट्टो को भी भिजवा दिया था, ज़रदारी साहब को भी भिजवा दिया था, और पहले सवालनामे मियाँ नवाज शरीफ फैमिली को भी जाते रहे, अगर आपके ज़हन में हो तो। अभी थोड़े दिन पहले एक सवालनामा हसन नवाज और हुसैन नवाज को भेजा गया है बरतानिया में, थोड़े दिन पहले। ये भी लोगों को मेरे ख्याल में खबर आई नहीं। तो अगर अभी मैं ब्रेकिंग दे देता हूं कि थोड़े दिन पहले भेजा गया। अगर वो नैब वाले वहाँ चले भी जाते हैं तो दिस इज़ बिजनेस एज यूजुअल। मैं ये समझता हूँ को दोनों तरफ जो है, दोनों अतराफ जो है, चाहे वो नैब है चाहे वो PMLN है, दोनों ने बड़ी एक्टिविटी प्लान की हुई थी, और दोनों की जो बड़ी एक्टिविटी है उससे इनको मायूसी हुई और दोनों को पोस्टपोन करना पड़ा। दोनों के डिज़ाइन जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुँच सके, और एट द एंड ऑफ द डे इसमें कल जो प्रोपेगेंडा होगा या जो चीज़ परसेप्शन जो सामने आई है वो यही है कि हुकूमत दौड़ गई, हुकूमत भाग गई, नैब पीछे हो गई। तो इस किस्म के जो फूलिश स्टेप्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे जिस वक्त उसमें डिफ़ीट होती है या आपको रिट्रीट करना पड़ता है या आपको विड्रॉ करना पड़ता है, तो वो इदारे की विल, स्टेट की विल और हुकूमत की विल गिरती टूटती हुई नज़र आती है। और उससे अपोजिशन जमातें और उनके वर्कर्स जो हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं और वो और ज़्यादा एक्साइटेड होके अगले मार्के के लिए मोबिलाइज होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे दिस वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर द पॉलिटिकल एंटिटी, एंड आई थिंक कि ये इदारों के लिए इस किस्म की एक्साइटमेंट और इस किस्म की जो उजलत है उसमें फिर यू हैव टू कट अ सॉरी फिगर। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई ऐसा था इशू जिसको इनको आउट ऑफ द वे वो करना चाहिए था। हाँ, अगर ये समझदार होते, हुकूमत में कोई अकल होती, तो फिर ये ऐसे ही करते जैसे चौधरी परवेज़ इलाही ने चौधरी इफ्तिखार जो चीफ जस्टिस थे उनका लाहौर का ट्रिप बहैसियत चीफ मिनिस्टर कंडक्ट करवाया था, जब उन्हें उनके अपने मुताबिक ऑन रिकॉर्ड कि हमें तो कहा गया था कि हमला करना है, मगर हमने बग़ैर गिलास और शीशा टूटे हुए भी चीफ जस्टिस को लाहौर आए, तकरीर हुई, वापस चले गए। सिंपल था। ये जो इस्तदा की गई थी कि रेंजर्स, पुलिस और रेड जोन डिक्लेयर किया जाए, हुकूमत को टर्न डाउन करनी चाहिए थी। ऐसे ही जैसे मियाँ शहबाज शरीफ आया करते थे नैब के दफ्तर में, मरियम नवाज साहब भी आ जाती। अगर इनके साथ 10,000 बंदे भी होते तो नैब को चाहिए था कि ये किसी परेशानी का वो ना होते। अल्टीमेटली जब सरकार पीछे हट जाती, रेंजर्स पुलिस ना होती, तो PMLN खुद रिक्वेस्ट करती कि हमें सिक्योरिटी चाहिए वहाँ पे। बड़े बेवकूफ़ हैं ये इनको इस किस्म के मामला आते नहीं है, ये फिर इस किस्म की बातें खचे और फिर उसके बाद ये जो है ना, ये इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जी जनरल साहब, आपका क्या तज़िया है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नैब को तवक्को थी कि उन्होंने हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट की है कि इनको रोका जाए कि ये अपने साथ पब्लिक लेके ना आए, और उसमें सिर्फ यही कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं बल्कि कोरोना वगैरह का भी उन्होंने जिक्र किया कि ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। हालांकि दे सकते थे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सर ये तो बड़ा नतीजा ये तो स्टेटमेंट बड़ा आपका वो मौजूद हैं कि ये जो कोर्ट के बारे में तो ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये गिरवाने के चक्कर में चले ठीक है, बात करें हम। तो अगर एक दो लाशें गिर जाती हैं तो फिर तो माइलेज मिल जाती है ऑपोजिशन को। मैं समझता हूं कि नैब ने इंतहाई समझदारी का काम किया कि इनका सारा पैसा लगवा के, खर्चा करा के, मौलाना को पैसे शैसे खिलवा पिलवा के, सारा कुछ करके तो आगे से ड्रामे का स्टेज जो उठा दिया, बंद कर दिया। अब पैसा भी गया, तैयारी सारी जो भी की हुई थी वो भी गई, लाश एक दो गिराने का जो प्रोग्राम था वो भी ठुस हो गया। तो मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा हो गया। अब चीज ये है कि ये इन्होंने बुलाया क्यों था? जब भी बुलाते रहे हैं ये नहीं आते रहे। जमानत होती रही है, जमानत हुई इनकी के वालिद साहब की देखभाल करनी है, उन्होंने तीमारदारी करनी है। वालिद साहब 1.5 साल से बाहर बैठे हुए हैं, तो ये तीमारदारी सड़कों पे कर रहे हैं लोगों की।
नतीजा ये कि ये चीज उन्होंने पॉइंट आउट की कि जनाब जिस चीज के लिए जमानत दी थी वो तो हो नहीं रही है, जमानत को मिसयूज कर रहे हैं। आपने जमानत दी थी इनको कि जाके वालिद साहब की तीमारदारी करो, ये वालिद साहब बाहर बैठे हैं, ये जलसे कर रहे हैं इधर बैठ के। तो उन्होंने कहा ठीक था कि जनाब ये जमानत का जवाब अब खत्म हो गया। तो बात यह है कि वो जमानत आगे भी मिल गई, प्रियर बेल इस केस में भी हो गई। तो बात यह है कि नैब के लिए भी रास्ते नहीं रहे थे, वो अरेस्ट करते या ना करते, कोई आम आदमी मुझे को बुलाए, आपको बुलाए, वकास साहब को बुलाए, तो हम क्या जाके 1000 बंदा लेके साथ जाएंगे, बदमाश लेके जाएंगे, डांगे लेके जाएंगे? एक शरीफ आदमी का काम है कि जाके वहां पेश होके तो जवाब दे। आपने एक रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है, लोगों को आप रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि भाई आपके ऊपर करप्शन का इल्जाम है, कोई हज करके तो नहीं आप आ रहे कि आपके साथ 10 लाख बंदा होना चाहिए। तो ये वो चीज है जिसको देखने की बात है कि एक सीन आप क्रिएट कर रहे हैं। कल को अगर मुझे को बुलाए, मैं कहूं जी मैं नहीं आता, या मैं आऊंगा, मेरे साथ 10-15 हजार लोग होंगे, फिर ये तो कानून की बात नहीं है, ये तो कानून की हुक्मरानी ना हुई। आपका मौज मेला हो गया, जैसे आप चाहें करते रहे। तो ये खराबी है, ये देखने वाली बात है की कमजोरी होगी ना यहाँ पे। इनको समझना होगा कि इनकी हुकूमत हो तो इसी तरह कोई करेगा, फिर क्या करेगा? मैं आप ही के लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के वापस के लिए आपके सवाल छोड़ के। रियासत की ये हालत है कि रियासती इदारों के सरबराहान को सरेआम जो है वो गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, हर डेरे पे दी जा रही हैं और बाकायदा प्लानिंग के तहत दी जा रही हैं, और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए से। और फिर जब कोई इदारा बुला ले तो वहाँ पे 5-10 हज़ार बंदे इकट्ठे करके ले जा रहे, उनको भी धमकी दी जा रही है कि डंडे मारेंगे, पत्थर मारेंगे, चलें। और इस पे रियासत सिर्फ बैकफुट पे है। अब ये सवाल आपसे है कि रियासत की यहाँ पे इतनी जिम्मेदारी थी कि बैकफुट पे चली जाए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। कल जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो मेरी टीम कह रही है ज़रा एक दफ़ा चला देते हैं, निकाल के हमने रखा हुआ है। सुनाए जी, कल हम क्या कह रहे थे? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये कह देता हूँ कि 2 चीज़ें बड़ी सीरियसली डिस्कस हुई हैं जो मेरे पास इत्तला है। नंबर 1, बहुत मुमकिन है कि ये पेशी मरियम नवाज़ साहिबा की जो 26 तारीख की है नैब में, नैब की जानिब से हालात के तनाजुर में उसको कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने भी ये दरख्वास्त की है अदालत से कि मरियम नवाज़ को पाबंद किया जाए कि वो अकेली नैब में पेशी भुगतने के लिए आएँ। दूसरा, ये भी एक ऑप्शन है कि नैब सवालनामा भिजवा दे मरियम नवाज़ के घर में, या कुछ ऑफिसर चले जाएं और वहाँ जाके मरियम नवाज़ साहबा का इंटरव्यू लें या उनसे सवाल जवाब करें। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और इनके ऊपर बड़ा सीरियसली गौर किया गया है। जी, आपने सुन लिया, पहली चीज़ हो गई है, दूसरी चीज़ होने वाली है और सवालनामा जाएगा मरियम नवाज़ साहबा के पास, उसके उनको जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने यह मामला उठाया था कि आपने मरियम नवाज़ साहिबा को फिर क्यों नहीं बुलाया दोबारा। उन्होंने जी पत्थर मारे थे इन्होंने आके, दोबारा क्यों नहीं बुलाया? उनके सेनेट इलेक्शन था, नहीं आपको बुलाना चाहिए था, उन्होंने फिर बुलवा लिया। अब जब बुलवाया तो दोबारा बहुत सारा हुजूम आ रहा था। लेकिन मैं जन सब देखें, सवाल वही है, रियासत या रियासत की रेट वो किधर है अगर हर गली मोहल्ले में हर जगह पे प्लानिंग के तहत सोशल मीडिया पे भी अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के इदारों पे, और इदारों की चीदा मेन शख्सियात जो इदारों को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं उनको बाकायदा टारगेट किया जा रहा है। और इसके सबूत मौजूद हैं। इमरान, ये बात है समझने की। अगर आज आप निकाल लें इमरान खान के अपने ख्यालात, तो आपको 21 के करीब ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहां वो बातचीत कर रहा है। वो सोच कोई अंदर से बदल नहीं गई हुई। आज ये काम कोई और कर रहा है और वो मुतमईन है, वरना हुकूमत का फर्ज है यार एक कि वो लेकिन उनका मकसद भी हल हो रहा है किसी और के कंधे से। जनसा मेरी बात तो सुन ले, देखें मैं तो ये समझता हूं कि वो शामिल है इस खेल में। नहीं, आप एप्पल और ऑरेंजेस को एक साथ नहीं कर सकते ना। देखें इमरान खान, एप्पल ही है कि ऑरेंज किधर है? सीधी सी बात है कि अगर आप खामोश हो तो आपकी मर्जी शामिल है, रजामंदी के बगैर आप मुंह कैसे बंद रखेंगे? अर्थ तो सुन ले सर, अर्थ तो सुन ले। मेरी पहली बात, जब इमरान खान चुप है, हुकूमत जो है वो एक्शन नहीं लेती, तो उसकी रजामंदी शामिल है ना। और किस तरह रजामंदी होती है? अब मैं जो आपको अर्ज करने लगा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इमरान खान के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ना, उन 21 स्टेटमेंट में से आप एक भी निकालें जहां इमरान खान पब्लिक को इंस्टिगेट कर रहा है। कोई एक जगह पे इमरान खान नारे,
इमरान खान के जितने स्टेटमेंट या जितनी चीज़ें हैं वो इस नौयत की नहीं है सर। यहाँ पे तो बाकायदा कंपेन है कि फलां फलां बंदा है, इस बंदे को गाली दो और इसके जरिए से इसके इदारों के दबाव में लो। ये बहुत फर्क है दोनों चीज़ों में। मैं उस पे आता हूं, मैं वो भी बताता हूं, लेकिन ये चीज आप ध्यान में रखें कि इमरान खान ने जो कुछ कहा वो उसकी जहनियत की अक्कासी करता है, ठीक है, वो बताता है कि उसके अंदर सोच क्या मौजूद है, ठीक है। दूसरी बात आ गई कि वो इंडिविजुअल्स को कर रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा तबका जो ये कर रहा है, ये या तो नफ्सियाती मरीज हैं या इनके अंदर सोच का बिल्कुल कुछ नहीं, अपने सारे मामलात, अपनी सारी करतूत जो है वो किसी और के खाते में डालना चाहते हैं। उसका बड़ा सीधा सा सबूत है, आज उनको तकलीफ है ना देते, उस वक्त वोट दिया, फिर मोहम्मद जुबैर को पीछे लगाए रखा, जब मोहम्मद जुबैर अपना काम नहीं करवा सका तो फिर पट पड़े। ये घटिया हरकतें इनकी जो है वो नजर आती हैं, इस वजह से कि अगर वो एनआरओ ले देता इनसे जाके इमरान खान के गोडे पकड़ के कुछ करवा देता तो ठीक था। मोहम्मद जुबैर वो नहीं करवा सका तो बस अब सबसे बुरा बंदा वो हो गया। ये है, ये कम से कम ये इवैल्यूएशन करने की हमें अहलियत होनी चाहिए कि हम इनके अंदर से इरादे देखें कि कर क्या रहे हैं ये। तो बात ये है कि ये सारा जो कुछ किया जा रहा है, असल खाता वही है कि करप्शन के केसेस हैं, वो सबको तकलीफ दे रहे हैं। हालांकि ये केसेस जो हैं इनमें किसी को सजा नहीं होगी, ये निजाम जो है इसमें करप्ट माफिया इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, किसी को सजा नहीं होगी। अदालतें खिदमत के लिए मौजूद है, पुलिस खिदमत के लिए मौजूद है। यार तुम रोज देखो, जिस जगह चीफ जस्टिस जाके देख के आए शराब की बोतल, अगले दिन 24 घंटे के अंदर वो शहद की बोतल बन जाए। वाह वाह, कुछ कर सकते हो उस माशरे का, करामत है, कुछ कर सकते हो। जहां पे उजैर हाजी उजैर बलोच जो है उसका रोज एक कत्ल जो है मुकदमा फारिग हो जाता है। वाह। और पुलिस रखी किस लिए हुई है? वो इन गवाहों को भगाने के लिए। कोई गवाह नहीं जाता वहां पे, पुलिस मुकाबला यही तो काम है करने का पुलिस का। तो इस वजह से ये तवक्को करना कि ये केसेस चल रहे हैं तो सजा हो जाएगी, इमरान खान भी बाद में हाथ मलेगा, वो बिल्कुल मैं समझता हूं सबसे ज्यादा उसी को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। क्यों कि आज वो केसेस भी पड़े हुए हैं, यूसुफ गिलानी का 9 साल से पड़ा हुआ है, राजा परवेज अशरफ का पड़ा हुआ है। चौधरी निसार कहता था कि जी डॉक्टर आसम की 200 घंटे की हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसके इतराफी बयानात की। किधर गए यार? अयान अली का केस ले लो, सराज दुरानी का ले लो, शर्जील मेमन जो बाहर से आया तो उसके सर पे ताज पहना के फूलों के पत्तियां फेंकी गई, सारे शहर में टांगे पे जुलूस निकाला गया। जनरल साहब मैं एक मिनट, जनरल साहब एक आप जो बात कर रहे हैं, मैं मदर बासक जाऊं। मतलब ये रियासत कोई डबल गेम कर रही है या बीच बीच में से सारे मिले हुए, क्या चल क्या रहा है सर? कुछ समझ नहीं आती। मदर भाई से मत पूछो, मदर के साथ मैं अलग बात कर लूंगा, समझा दूंगा उसे सारी कहानी। मदर को बाद में मैं डील कर लूंगा। पब्लिक को तो कुछ बताएंगे ना मदर भाई को, आसान अल्फाज में पब्लिक के लिए तो कुछ निकालेंगे इसमें। देखें इमरान, एक तो बुनियादी वजह यह है कि आपके यहाँ इदारों में इनकॉम्पिटेंस लोग बैठे हुए हैं, वो खुद इन्वॉल्व हैं। वो मैं आपको बता रहा हूं, नैब सिंध के लेवल तक मैं बता सकता हूं कि नैब सिंध के लेवल पे सिंध नैब के अपने बहुत ही अहम आदमी ने ये बात की कि इनमें आधे से ज्यादा लोग तो वो हैं जो इस पिछली गवर्नमेंट्स ने जो है अपॉइंट किए हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है नैब की बुनियादी प्रॉब्लम यह है कि नैब में जो है वो पावर्स डेलीगेट नहीं है नीचे तक। एक शख्स होता है, उस शख्स को कोई गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले, बस पूरी नैब उसके कंट्रोल में आ जाती है, काबू। ठीक है। अब नैब के जो प्रोविंशियल जो चैप्टर्स हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती। एक चेयरमैन नैब के पास सारी पावर्स होती हैं, वो ग्रेड 21 तक के आदमी को अपॉइंट भी कर सकता है। वो कहते हैं कि केस खुलते हैं तो केस खुल जाते हैं, वो कहते हैं केस बंद होते हैं तो केस बंद हो जाते हैं। तो आपके यहाँ कहाँ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चलेगा? फिर एकदम ऑल ऑफ अ सडन, जैसे अभी जनरल साहब या आप खुद भी बहुत से मुकदमात की बात कर रहे थे, क्यों वो सारे मुकदमात बैकड्रॉप में चले जाते हैं? नए मुकदमात क्यों सामने आ जाते हैं और उनके फैसले भी हो जाते हैं? क्यों 2016 में अचानक पनामा आया और नवाज शरीफ नाअहल हो गए? उससे पहले जो लोगों के मुकदमात थे उनका क्या बना? उनके क्या फैसले हुए? तो जहां मुकदमात के फैसले करने होते हैं वहां मुकदमात के फैसले हो जाते हैं, जहां नहीं करने होते वहां नहीं होते। अब 1.5 साल से अगर नवाज शरीफ साहब वापस चले गए हैं, क्या प्रोसेस हुआ है? अभी जनरल साहब बात कर रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा को बेल दी गई थी, जाके अपने वालिद की तीमारदारी करो, वो जा सकती हैं बाहर?
यानी आप बेल दे रहे हैं लेकिन वो तीमारदारी के लिए वापस नहीं जा सकती क्योंकि ईसीएल पर नाम है, नहीं नाम होता। फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि जो हमारे यहाँ परसेप्शन डेवलप होता है अकाउंटेबिलिटी का या पुलिस का भी, उजैर बलोच की बात कह रहे थे, मुकदमात बनाए ऐसे जाते हैं कि मुकदमात में बरी हो जाए, मुकदमात ऐसे नहीं बनाए जाते कि मुकदमात में सजा हो। सर आपके फौजदारी मुकदमात का तो prosecution अल्लाह ही हाफिज है ना, फौजदारी मुकदमात तो वो तो इससे 10 गुना आगे हैं। नहीं नहीं, वो मैं तो आपको बता रहा हूं, मैंने तो मुकदमात देखे हैं, जो लोग पैरोल पे रिहा हुए हैं। एक साहब थे, अब अल्लाह उनकी मगफरत करे, वो बड़े बुनियादी विटनेस थे और बुनियादी इंसान आदमी थे इस बहुत से बड़े करप्शन के मुकदमात में। उनकी पैरोल की मैंने वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखी है, एक में ए पॉजिटिव मिला, उनको जेल में सजा में कमी हो गई, एक में ओ पॉजिटिव में जेल में। अभी किसी शख्स के आपने 2 ब्लड ग्रुप देखे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे केसेस मौजूद हैं हमारे यहाँ बदकिस्मती से। तो हमारे यहाँ जो अकाउंटेबिलिटी है, चाहे अकाउंटेबिलिटी ले लें या रूल ऑफ, हमारे यहाँ बुनियादी मसला रूल ऑफ लॉ का है। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। अभी जिस तरह जनरल साहब बात कह रहे थे, रिट ऑफ द स्टेट कोलैप्स कर जाती है, सरेंडर कर देती है। आप देखें कि आपके प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, इवन स्टेट के लेवल पे आप सरेंडर कर जाते हैं जब जत्थे के जत्थे जमा हो जाते हैं, फिर आपको उनके सामने झुकना पड़ता है। रियासत झुकती है, जहां रियासत झुकती है वहां रियासत फिर सर उठा के नहीं बात कर सकती। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि हमारे यहाँ रियासत ने अपनी रिट कायम नहीं की। आप कह रहे हैं कि 10,000 लोग, 10 लाख लोग भी लाते, अगर नैब ने खड़ा होना था, क्या होता? नैब पे अटैक होता, पथराव होता, गोली चलती, चीजें होती। तो अगर आज आपने पोस्टपोन कर दिया, कल फिर क्या होगा? कल क्या करेंगे फिर आप? किस तरह? तो ये चीज तो फिर चलती रहेगी। तो फिर इसका मतलब है मुकदमात इसी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि रिट ऑफ द स्टेट सरेंडर करती है, चाहे आज की स्टेट हो चाहे माजी की स्टेट हो। हमारे यहाँ स्टेट का कोलैप्स इस वजह से हुआ है। जनता कुछ बताएं, फिर मैं शेख साहब के पास जाऊं। मैं ये अर्ज करूं, देखे मैंने जो बात की थी वो ये थी कि करप्ट माफिया रियासत से ज्यादा मजबूत है। रियासत रिट इसी वजह से नहीं कर रही। अभी मदर भाई बात कर रहे थे कि सिंध में जो नैब के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो वही है जो पिछली हुकूमतें ने कहा। तो ये सब जगह पे है। यहां मुझे पता है कि बाद प्राइवेट इनकी अदारों में काम कर रहे हैं, उनको नैब में भी रखा है, 2 जगह से तनख्वाह ले रहे हैं। नैब में काम कर रहे हैं, वहां से भी पे ले रहे हैं, और जो प्राइवेट अदारा जहां जो इनका था, जो मिल शिल थी इनकी, जहां से भेजा वहां से भी पैसे ले रहे हैं। उसको क्या वो खिदमत इनकी करेगा? अदारे वगैरह सारे जो हैं वो आज खिदमत गुजार हैं उन्हीं के। आप तहकीकाती अदारा ले लें, आप इंसाफ का ले लें, आप नैब का ले लें, नैब में रेफरेंस ही ऐसा बनेगा। तो सर फिर लड़ने का तरीका कितना शानदार है, लड़ने का तरीका कितना शानदार है। बताऊं यूसुफ सर, लड़ने का तरीका कितना शानदार है। शेख वकास अकरम साहब, गौर कीजिएगा कि लड़ाई भी लड़नी है और बैकफुट पे भी रहना है हमेशा। तो ये क्या है फिर? देखें, ये कोई नई बात नहीं है। आप देख लें कि जरदारी साहब कितना अरसा रहे और उनके ऊपर क्या चीज़ जो है वो साबित हुई। और मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए और मियाँ शहबाज शरीफ भी मुल्क से बाहर थे। केसेस जो हैं वो बने रहे, उसके बाद उन पर क्या साबित हुआ। इमरान खान साहब की पार्टी का फॉरेन फंडिंग केस है, वो लटक रहा है पिछले 7 साल से। उसका अंजाम क्या हो रहा है। इमरान खान साहब भी एक हेलीकॉप्टर के मिसयूज़ का केस था, वो कितना अरसा रहा और उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ। ये इस हमाम में सब नंगे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी हवाले से सिस्टम के साथ इंगेज रहना चाहते हैं, सिस्टम से निकलना नहीं चाहते हैं। हाई मॉरल ग्राउंड्स की बातें करते हैं, मगर बेसिकली यहाँ पे मॉरल ग्राउंड ही नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कि वो किसी हवाले से बात कर सके। जहाँ पे रह गई जजों की बात, यहाँ पे जिक्र हुआ, आपने पहले जिक्र किया कि नून लीग वाले जजों पे बात कर रहे हैं। अभी जनरल साहब ने कहा थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि देखें जी, नैब गई तो उनको नहीं मिला रिलीफ, मगर अगर नून लीग चली जाती तो रिलीफ मिल जाता। इस हवाले से तो कौम का हर बंदा किसी न किसी हवाले से किसी न किसी इदारे को रगड़ रहा है। और उसमें बेसिकली ठीक कहा मदर अब्बास साहब ने, ये इनकॉम्पिटेंस है उन इदारों में बैठे हुए लोगों की। हर इदारे ने अपना टर्फ खुद डिफाइन करना है, हर इदारे ने अपने टर्फ के लिए खुद लड़ना है। अगर नैब इंश्योर ये नहीं करा सकती
या हुकूमत पंजाब ये इंश्योर नहीं करा सकती कि मरीम नवाज साहबा वहाँ पे आएँ और वहाँ से वापस चले जाएँ, तो इसमें आप पॉलिटिकल एंगल तो छोड़ें ना, तमाशा छोड़ें। ये तो वो मुल्क है जहाँ वज़ीर आज़म जो आज का वज़ीर आज़म है, कल वो कहता सी कि बिल साड़ दो, बिल ना देना तुसी, क्योंकि वो अपोजिशन में था, और अपोजिशन में एक स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसमें हर चीज़ बुरी लगती है। कल वो ये कहता था कि मैं चढ़ दौड़ूंगा और वज़ीर आज़म हाउस पे और टीवी पे कब्जा कर लूँगा, क्योंकि वो अपोजिशन में था। आज ये देखें ना, अपोजिशन के पास बातें और तकरीरें ही होती हैं इमरान, और उनके पल्ले कुछ नहीं होता और यही ड्रामे होते हैं इसी किस्म के, छोटे या बड़े। चीज लोग इनकॉम्पिटेंट है, किन सिद्धे करने ने? हिंदुस्तान तो बंदे लेके आइए, लोग इनकॉम्पिटेंट है इदारों में, किसको ट्रंप को बुलाएं कि तुम्हारे बंदे सीधे करो? ये हुकूमत वक्त का काम होता है, ये स्टेट फंक्शनरीज का काम होता है। अगर पिछली हुकूमतों के बंदे यहाँ बैठे हैं तो इस हुकूमत ने आके चीज़ों को हैंडल करना था ना। ये तो रोते थे, ये तो कहते थे एसी डीसी डीएसपी डीपीओ तक हमारे नहीं है, पिछले हैं। वो किन्हें ठीक करना है? नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाएंगे कि हुकूमत इमरान खान की है, तुम आके बंदे ठीक करके दो। ये नालायक हर लेवल के ऊपर बैठे हैं, और ये अपनी नालायकी का रोना जो रोते हैं ये दूसरों पे डाल देते हैं। इनकॉम्पिटेंस है, बट हु हैज टू फिक्स इट? आप एक रिफॉर्म एजेंडा के साथ आए थे, आपने रिफॉर्म एजेंडा शुरू नहीं किया। और इधर सुनो इमरान, और आपने ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਟਵੀਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਤਕਰੀਰ मोड, कम इनटू द एक्शन मोड, डू सम स्टफ, ताकि लोगों को नजर आए कौन गलत है कौन सही है। इदारे आज़ाद हैं, इदारों के जो सरबराह हैं, ये उनका काम है अपने इदारे की सेंक्टिटी को बहाल करना। ये चेयरमैन नायब रोने लग जाए, मैंने रेंजर भेजो, मैंने फलाना भेजो, कल आईजी रोने लग जाए, मुझे फौज भेजे मेरी हेल्प करिए, यहाँ पे कोई और जो है वो सेक्रेटरी होने बैठ जाए, मुझे कोई गल है करना नहीं यार। मतलब ये सब जो है दिहाड़ियां गुजार रहे हैं, ये पाकिस्तान को डॉकिज्म के ऊपर ये गुजारना चाह रहे हैं। इनको पता है भाई कल 2 साल गुजर जाने ने हुकूमत किसी और भी आ जानी है। इनको ये भी पता है कि आज तो ये एस्टैब्लिशमेंट पे से लड़ रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, कल इसे एस्टैब्लिशमेंट ये ना गाला कटने वाले के नाल बह जाना दे, इन्हीं के साथ बैठ जाएंगे। यही कहते थे जो फौजियों से लड़ते थे, ये सारे ये जरदारी और ये सारे, तो जब ये वापस हुकूमतों में आए हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ डीलें करके आए हैं, उस वक्त गालियां नहीं थे निकालते। तो अब ये जो सरकारी अफसर भी है ना, वो भी अब मखमसे में है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हों, सियासियों के साथ खड़े हों, क्योंकि कल कोई पता नहीं किस एस्टैब्लिशमेंट ने किस सियासी के साथ बैठ जाना है। असी कितने जावांगे, साडा की बनेगा, साडा सही कौन बनेगा, फिर तय ये पाया बस आवे का हवाई बिगड़ा हुआ है, छोड़ दे। जो आप तीनों फरमा रहे हैं उससे निकलता है कि यहाँ पे सियासी भर्तियाँ, इनकम्पिटेंस लोगों की मौजूदगी, इदारों को जो है मजबूत ना करना, उनको इख्तियारात ना देना, ये वजह है कि इदारों को गाली भी पड़ती है और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ता, एक तसलसल नहीं बन पाता। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, बात आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। मुझे आप तीनों मेहमानों से, क्योंकि तीनों बहुत सीनियर लोग हैं पॉलिटिक्स में, सियासत में, दिफा में, तो मैं जानना चाहता हूँ जर्नलिज्म के हवाले से। मदर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कश्मीर पे क्विकली एक राउंड करना चाह रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में। जनरल साहब, आपको लगता है कि इंडिया ने वो सब कुछ कर दिया है कि अब हमें उनका बढ़ता हुआ हाथ थाम लेना चाहिए, क्योंकि इंटर बॉर्डर कमीशन का मामला हो या खारजा ताल्लुकात का या बाकी चीज़ें, ये क्यों हो रहा है? नहीं, जो खत लिखा है उसने मोदी ने, अगर उसका आप देखें तो महवर उसका एक सेंटेंस है जहां वो ये कहता है कि इसके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा जहां दहशतगर्दी ना हो, हॉस्टिलिटी ना हो। ये वो चीज है जहां उसकी सुई अभी तक फंसी पड़ी है। और आप ये कहें कि जी हम माजी भुला दें, वो माजी भुलाने को तैयार नहीं है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो तकलीफ दह चीज है वो ये है कि आपने कलभूषण पकड़ा, कलभूषण का इंटरनेशनल कोर्ट से भी उसको रिलीफ ना मिल सका वो, और यहाँ पे उसके आपने डोजियर तैयार किए। फिर आपने पिछले कुछ 5-4 महीने पहले एक डोजियर दिया जिसमें नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे, उसका भारत जिक्र ही नहीं कर रहा। तो पहले उसको अब ये कहना चाहिए कि हाँ हम भी एग्री करते हैं कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इसके लिए बात करें हमारे साथ, हम भी उस डोजियर पे और कलभूषण का जो टेररिज्म है जो उसने कराया उस पर आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि ये तो कोई तरीका नहीं कि आप एक मुल्क के ऊपर तबाही मचा दें, फिर अपने मुल्क में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराएं और उस ऑपरेशन का इल्जाम खुद ही किसी पे डाल के खुद ही उसके ऊपर चढ़ाई भी कर दें। ठीक है, तो ये तो काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को सोच समझ के इस पे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है मदर अब्बास साहब, वज़राए खारजा की मुलाकात, यानी हमने ये शर्त रखी थी कि 370 की बहाली तक आपसे बात मुमकिन ही नहीं है। वज़राए खारजा की मुलाकात, इंडस वाटर कमीशन का तबादला, बाकी चीज़ें आपके सामने हैं।
आपको लगता है कि हमने कंप्रोमाइज़ किया कहीं पे अपने जो असल मौक़िफ़ था, जो हमारी डिमांड थी, उससे हम पीछे हटे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ताजिकिस्तान में देखिए, मुलाकात इंडस होगी। वाटर वाला जो मसला है, या इवन जो मिलिट्री जो बात करते हैं आर्मी के लेवल पे, वो बहुत डिफरेंट है, वो इससे इससे लिंक नहीं, डीजीएमओस की तो बात हमें नहीं कर रहा मेरा इसमें, वो एक अलग है, ठीक है। नहीं, मैं सिर्फ इमरान ये बात कह रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे इसका एक बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट जवाब जाना चाहिए। एग्जैक्टली। जो खत आया है, इसका जवाब जाना चाहिए। आप ये बताएं कि आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, हमने तो टेररिज्म के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमारी तरफ से हुए हैं, आपकी तरफ से नहीं हुए। आपने ये वायलेशन किए, तो एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें मुज़ाकरात का। और आपने जवाब ये देना चाहिए कि आपकी कश्मीर में ये हुआ है, ये चीजें हुई हैं। आपने बुनियादी जो है यूएन काउंसिल के रेजोल्यूशंस को वायलेट किया है। तो बजाय इसके कि हम सिर्फ नारेबाजी करें, मेरा ख्याल है Concrete हमारी जवाब जाना चाहिए। कॉम्पैक्ट अच्छा डिसेंट जवाब जाना चाहिए जी, शेख साहब। प्राइम मिनिस्टर मोदी को। शेख साहब क्विकली इसी पे। अब मैं ये समझता हूँ कि भारत जैसे मकार दुश्मन ने जो आपको ये वो जो मोदी का खत आया है, देन यू शुड रीड बिटवीन द लाइंस। इससे को बहुत ज़्यादा को होप स्पेन नहीं करनी चाहिए। जो एक वो खत लिखने का मकसद इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना था कि ये वो जो है वो थोड़ा सॉफ्ट साइड पे जा रहे हैं और थोड़ा एमिकेबल चीज़ें करना चाह रहे हैं। आपको भी जैसे मदर भाई ने कहा, इसी किस्म का जवाब दे के वो खाना पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि ये मकार दुश्मन है। मत इस पर डिपेंड कीजिएगा, मत इस पर ट्रस्ट कीजिएगा। और जो आपने कहा कि आर्टिकल 370 तक हमने कहा बात नहीं करेंगे और इमरान खान वजीर आजम होवे तो हुकूमत अपनी लत्तां ते खलोती रहे, मुमकिन नहीं इमरान साहब। अच्छा चले, लेकिन एक चीज़ है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, तो ये कहावत याद रखनी होगी प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तानियों को। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।